एक घर के अंदर रात के 10:30 बजे एक पति जो काफी ज्यादा बीमार था, उसे बिस्तर पे उठा नहीं जाता था। वह अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और यह बात उस घर की नौकरानी को पता थी। अब स्टार्टिंग में तो वह कुछ देर इस बात को ऐसी सुनती रहती है, उसकी हिम्मत नहीं होती उससे ये बात कहने की। लेकिन जब पति बार बार अपनी पत्नी को आवाज लगाता है तो उसके बाद नौकरानी वहां पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे ये बात बता देती है। जैसे वो उसे ये बात बताती है कि उसकी पत्नी जिससे उसने प्यार करके शादी की थी, वह उसे ऐसी हालत में छोड़कर चली गई है, तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो नौकरानी होती है वह एकदम से उसके पास जाती है और उसके हाथों को अपने हाथ में रखकर कहने लगती है कि मालिक आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। कौन थी वह नौकरानी और किस वजह से वह मालिक का ख्याल रखना चाहती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है नीरज। नीरज जो कि पीछे से बिहार का रहने वाला है और वह दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसके माता पिता उसके पास खर्चे के लिए पैसे भेजा करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड पैसे भेजा करते हैं। तो यहाँ पर जो नीरज होता है उन्हीं पैसों से अपना गुजारा कर रहा था और इसी वजह से वो पढ़ाई करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाया करता है, क्योंकि सभी तरह की किताब खरीदना तो उसके बस की नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें हुआ करती हैं, तो उन किताबों को पढ़कर वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। एक दिन नीरज उस लाइब्रेरी में जाता है और जाने के बाद अपने पढ़ने के लिए एक किताब निकालता है, लेकिन तभी वहां पर 3 सहेलियां एक साथ आती हैं और आने के बाद उन तीनों सहेलियों में से एक लड़की मस्ती करती हुई उस लड़के के पास जाती है और उसके हाथ में से उस किताब को छीनकर अलग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। नीरज ये सब कुछ देखता है, लेकिन ये उसके लिए पहली बार नहीं था, क्योंकि यहां पर अक्सर ऐसा हो जाया करता था। तो इसी वजह से नीरज उस किताब को छोड़कर दूसरी ऐसी किताब अपने लिए निकाल लेता है और एक टेबल पर बैठकर पढ़ने लगता है। अब उन तीनों सहेलियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है संगीता, और संगीता को अपनी सहेली शीतल की यह बात बेकार लगती है, क्योंकि उसने मस्ती में आकर उस लड़के की किताब छीनी थी कि अगर ये कुछ हमसे कहेगा तो उसके बाद हम इसे उल्टा धमकाएंगे। लेकिन उसने उनका बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप से दूसरी किताब लेकर एक जगह बैठकर पढ़ने लगा। इसके बाद जो संगीता होती है उसे यह बात बुरी लगती है और वह अपनी सहेली से कहने लगती है कि तूने ठीक नहीं किया। लेकिन जो सहेली होती है वो कहती है अरे क्या हो गया, मैं तो इसकी खिंचाई करना चाहती थी, लेकिन इसने बढ़कर कोई जवाब ही नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अब इसे किताब पढ़ने दो। इसके बाद जो संगीता होती है वह अपनी टेबल से खड़ी होती है और इस किताब को लेकर सीधा नीरज के पास पहुंच जाती है और किताब को नीरज को देते हुए कहने लगती है कि अपनी सहेली की तरफ से मैं माफी मांग रही हूं। इसके बाद जो नीरज होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद संगीता उस किताब को वहां पर रखकर वापस से अपनी सहेलियों के पास बैठती है और उनके साथ बातें करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब भी अब संगीता अपनी सहेलियों के साथ यहां पर आया करती तो नीरज वहीं पर बैठा रहा करता और संगीता आते ही नीरज को देखकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है। इधर जो नीरज होता है वह भी उसकी तरफ मुस्कुराता है देखकर और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तो तभी एक दिन जो संगीता होती है वो अपनी सहेलियों के बिना इस लाइब्रेरी में आती है और नीरज एक टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और यहां पर जो संगीता होती है वो उसके पास वाली टेबल पर जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत के दौरान इन दोनों के परिचय एक दूसरे से होता है। नीरज अपने बारे में बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और यहां पर रहकर पढ़ाई किया करता हूं, माता पिता पैसा भेजा करते हैं और मैं इस लाइब्रेरी में इसलिए पढ़ा करता हूं ताकि मुझे ज्यादा किताबें ना खरीदनी पड़े और यहीं पर रहकर मेरा टाइम व्यतीत हो जाता है। इधर जो संगीता होती है वह भी अपने बारे में बताती है कि वह पीछे से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और दिल्ली में ही रहकर उसके पिता बिजनेस किया करते हैं और यहीं पर वह अपने परिवार के साथ रहा करती है। वह भी पढ़ाई लिखाई किया करती है और लाइब्रेरी में वह पढ़ने के लिए आ जाया करती है। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, इनकी दोस्ती को लगभग 1 साल बीत गया था और 1 साल तक ये एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे और कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से अंदर अंदर प्यार हो गया था। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने से डरते हैं, क्योंकि यहां पर जो नीरज है वो एक गरीब घर से बिलोंग किया करता है और वहीं पर जो संगीता होती है वह एक अमीर बाप की बेटी है। इसी वजह से नीरज नहीं कह पाता है और संगीता को यह बात कहने में शर्म आ रही थी। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब नीरज अपने कमरे में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था तो उसी दौरान नीरज के पास संगीता का फोन आता है और फोन पर जब संगीता नीरज से बात करती है तो वो उसे अपने पास बुलाने लगती है। कहती है कि मेरे माता पिता और भाई सारे के सारे एक शादी
शादी में गए हुए हैं तो आप यहाँ पर आ जाओ और हम दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। अब नीरज पहले तो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन जब संगीता उससे कहती है कि क्या यही है हमारी दोस्ती, मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है और तुम मेरे पास नहीं आ सकते। इस बात को सुनकर नीरज थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि ठीक है संगीता, मैं तुम्हारे यहाँ पर आ रहा हूँ। इसके बाद नीरज फोन को काट देता है और संगीता के घर की तरफ चलने लगता है। अब जब नीरज को फोन किए हुए संगीता को काफी देर हो जाती है और अभी तक नीरज नहीं आया था, तो संगीता गेट पर बाहर निकलकर देखने लगती है, लेकिन नीरज का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद संगीता दोबारा से नीरज को फोन करती है और यहाँ पर जो नीरज होता है वो फोन उठा लेता है और जब संगीता उससे पूछती है कि कितनी देर लग रही है, तो नीरज कहने लगता है कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, थोड़ा सा सफर और रह गया है। इसके बाद जो संगीता होती है वो गेट पर खड़ा होकर ही नीरज का वेट करती है और यहाँ पर जो नीरज होता है वो उसे थोड़ी दूर से पैदल आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे नीरज संगीता को पैदल आता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद उसे बड़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि इसका कमरा यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और इतना सफर ये पैदल तय करके आया है। इस बात पर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। अब नीरज भी उसके पास आ जाता है और जैसे नीरज उसके पास आता है तो वो पूछने लगती है कि क्यों, पैदल क्यों आए थे, ऑटो ले लेते। लेकिन तभी नीरज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे माता पिता मामूली से किसान हैं और गांव में खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत किया करते हैं, तो मैं पैसे बचाया करता हूं, इसी वजह से मैं पैदल आया हूं। इसके बाद जो संगीता होती है वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को और चलो झट से अंदर चलो, अगर अड़ोसी पड़ोसियों ने देख लिया तो घर वालों को बता देंगे कि आपकी बेटी ने किसी लड़के को बुलाया था। इसके बाद जो संगीता होती है वो नीरज का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और वहां पर जाते ही वह उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान जो उसने पहले ही बना रखे थे उन सभी को उसके सामने रख देती है, क्योंकि संगीता को विश्वास था कि नीरज जरूर आएगा, तो इसी वजह से पहले उसने तैयारी कर ली थी और उसके बाद ही नीरज को फोन किया था। इसके बाद जो नीरज होता है पहले तो उन पकवानों को खाने से मना करता है, लेकिन संगीता उससे कहती है कि कोई बात नहीं नीरज, ये मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल से बनाए हैं तो तुम इन्हें खा लो। अब संगीता से नीरज भी प्यार किया करता था तो वह भी उसकी इस बात को मान लेता है और उन सभी पकवानों को दोनों एक साथ बैठकर खाने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद जो नीरज होता है वह यहां से जाने के लिए कहने लगता है कि ठीक है संगीता, अब रात बहुत हो चुकी है, क्योंकि रात के 11 से 12 बज चुके थे और रात के समय वह संगीता के साथ रुकना अच्छा नहीं समझता और इसी वजह से वहां से जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन जैसे नीरज यहां से कहकर ऐसा कि मैं चलता हूं वापस लौटने लगता है, तो तभी जो संगीता होती है एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद कहने लगती है कि नीरज, आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर जो नीरज होता है पीछे मुड़ता है और पूछने लगता है कि बताओ संगीता, तुम्हें क्या कहना है। और तभी यहां पर जो संगीता होती है अपने प्यार का इजहार नीरज से कर देती है और कहती है कि नीरज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूं और तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर जो नीरज होता है एक बार तो मना करता है, लेकिन संगीता ये बात कह देती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिल पाए तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी और मैं इस दुनिया में बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस बात को सुनकर जो नीरज होता है थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वो कहता है कि ठीक है संगीता, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे काफी दिनों से प्यार कर रहा था, लेकिन मैं डर रहा था कि तुम अमीर बाप की बेटी हो, कहीं तुम्हें यह बात बुरी ना लग जाए, इसी वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। इसके बाद जो संगीता और नीरज होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर बैठते हैं और काफी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे उनकी रात न जाने कब निकल जाती है उन दोनों को पता भी नहीं चलता है और जैसे सुबह के 4 बजते हैं तो उसके बाद नीरज की थोड़ी सी आंख लग गई थी और जैसे ही वो 4 बजे देखता है घड़ी में तो उसके बाद खड़ा होकर चलने लगता है। कहता है कि संगीता, मैं चलता हूं और तुम्हारे माता पिता आ गए तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद जो नीरज होता है जाने लगता है तो संगीता उसे चाय पानी के लिए पूछती है, लेकिन नीरज मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो गया था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं, लेकिन नीरज ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक मैं किसी नौकरी को प्राप्त नहीं कर लेता उससे पहले हम दोनों बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे और जब मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए तो उसके बाद भले हम दोनों शादी कर लेंगे। धीरे धीरे इन दोनों के रिलेशन को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद जो नीरज होता है एक वह बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी सी नौकरी पर लग जाता है और जैसे ही वो नौकरी पर लगता है तो एक दिन जो संगीता होती है अपना सारा सामान पैक करती है छोटा मोटा और बैग लेकर सीधा नीरज के कमरे पर आ जाती है। जब वह आकर दरवाजा खटखटाती है तो नीरज अंदर से दरवाजा खोलता है और सामने संगीता को इसी तरह से देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि संगीता, तुम इस तरह से यहां पर कैसे आ गई। तो उसके बाद संगीता कहने लगती है कि नीरज देखो, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूं। मैं आज अपना घर छोड़कर आ गई हूं, मेरा सारा सामान इस बैग के अंदर है और तुम भी नौकरी लग चुके हो तो कोई भी आपत्ति अब हमें नहीं होने वाली। तुमने वादा किया था ना, तो अपने वादे को निभाओ। इसके बाद जो नीरज होता है थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद हामी भर लेता है। कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करके एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। नीरज ने अपने घर वालों को यह बात बता दी थी तो नीरज के घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा कहीं ऐसा वैसा तुम्हारे साथ कुछ ना हो जाए, लेकिन तभी जो नीरज
नीरज होता है वो कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, लड़की पूरी तरह से राजी है और वही मुझसे शादी करना चाहती है और यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात पूरी तरह से कॉमन है और वैसे भी मैं नौकरी किया करता हूँ तो इसका गुजर बसर अच्छी तरह से कर लूंगा। नीरज के माता पिता कहते हैं कि बेटा जैसा तुझको ठीक लगे वैसा कर ले, क्योंकि अब तक जो नीरज के बड़े भाई होते हैं वो माता पिता को अपने साथ रखा करते थे और नीरज के माता पिता के पैसे कमाना बिल्कुल भी बस की नहीं था और वो दूसरों के उस पर रहा करते थे। तो इसी वजह से नीरज से वो कह देते कि बेटा जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर ले। लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो संगीता के पिता होते हैं वह इस बात से एकदम से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद से वह अपनी बेटी संगीता से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते और कहते हैं कि जब तूने हमारी मानी नहीं किसी भी बात को लेकर तो तुझसे हमारा कोई भी नाता नहीं है और अपने पति के साथ आराम से रहे, लेकिन हमसे कोई भी ताल्लुकात मत रखना। इसके बाद नीरज और संगीता दोनों एक साथ अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। उनके दिन अच्छी तरह से बीतते हैं। उन लोगों ने शादी भी कर ली थी और शादी करने के बाद जो संगीता होती है वह भी नौकरी लग जाती है और दोनों अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर अपना एक छोटा सा मकान ले लेते हैं, जिस मकान के अंदर वो अच्छी तरह से रहा करते हैं। धीरे धीरे उनकी शादी को लगभग 4 साल बीत जाते हैं और अभी तक उन्होंने बच्चा प्लान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर नीरज तो बार बार बच्चे के लिए कहा करता है, लेकिन संगीता मना कर देती, कहती कि अभी हम अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और उसके बाद ही अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे, क्योंकि बच्चे को अगर इस तरह की जिंदगी जीनी पड़ी तो बहुत ही गलत होगा। हम तुम तो काफी ज्यादा समझदार हैं, हम तो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन बच्चा अगर ऐसी परिस्थितियों में रहा तो उसके जीवन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो हम अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और उसके बाद कोई बच्चा प्लान करेंगे। यही बात सोचकर दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से कमाते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो नीरज और संगीता होती है उनकी जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन नीरज जब अपनी ड्यूटी से बाइक से वापस लौट रहा था तो उसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही ये खबर संगीता को मिलती है तो उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है। यहाँ पर जो नीरज होता है उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसके कारण उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था और डॉक्टर साहब जब इलाज करते हैं तो इलाज करने के बाद बताते हैं कि देखो अगर आप अच्छी तरह से इसकी देखभाल करती हो तो उसके बाद हो सकता है कि ये ठीक हो जाए और अच्छी तरह से चलने लगे, लेकिन आपको देखभाल अच्छी तरह से करनी होगी, इनको टाइम टू टाइम इधर से उधर घुमाना और अच्छी तरह से इनकी दवाइयों का ख्याल रखना। इसके बाद संगीता डॉक्टर साहब से हामी भरती है और हामी भरने के बाद नीरज को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहां पर उसकी देखभाल करने लगती है। लेकिन संगीता को ड्यूटी भी जाना होता और साथ में नीरज की देखभाल भी करनी होती, तो इसी वजह से जो संगीता होती है वह नीरज के लिए एक नौकरानी ढूंढने लगती है इधर उधर, क्योंकि उसे पता है कि वह ड्यूटी के साथ साथ अपने पति की देखभाल नहीं कर सकती। संगीता अपने अड़ोसी पड़ोसियों से किसी नौकरानी के लिए पूछती है तो यहाँ पर एक पड़ोसन उसे बताती है कि एक महिला है जिसका नाम पुष्पा है और वह काफी अच्छा काम किया करती है और वह काफी सीधी भी है। तो संगीता उससे बात करने के लिए कहती है तो यहाँ पर पड़ोस की महिला उसे उसका फोन नंबर दे देती है और संगीता जब फोन पर उससे बात करती है तो यहाँ पर पुष्पा काम के लिए मान जाती है। पुष्पा से संगीता ने कह दिया था कि देखो तुम्हें ना ऐसा करना होगा, यहीं पर मेरे घर में रह लेना, क्योंकि जो घर हमारा है उसमें किचन के साइड में एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर तुम आराम से रह लेना, क्योंकि यहाँ पर जो पुष्पा होती है उसके पति कुछ दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और वह अपने छोटे से बच्चे का पालन पोषण खुद ही कर रही है। इस बात को देखते हुए संगीता ने उससे ये बात कही थी कि तुम मेरे घर में रह लेना, और पुष्पा भी इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि अब तक वह किराए के कमरे में रहा करती थी और अब उसे किराया भी नहीं देना होगा और साथ में उसकी नौकरी भी यहीं से हो जाएगी। इसके बाद जो पुष्पा होती है वह उसे कह देती है कि ठीक है मैडम, मैं कल शाम को आपके यहाँ पर आ जाऊंगी अपना सामान लेकर और वहीं पर रह लूंगी। संगीता अपनी नौकरी पर चली जाती है और दूसरे दिन शाम के समय जब संगीता अपनी नौकरी पर रहती है तो उसी समय उसके पास पुष्पा का फोन आता है और वह बताती है कि मैं इस तरह से घर के बाहर खड़ी हुई हूँ, अब बताइए मैं घर के अंदर कैसे जाऊं। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वह उसे बताती है कि पास ही में एक गमला रखा हुआ होगा और उस गमले के नीचे एक चाबी रखी हुई है, तो उस चाबी से दरवाजे को खोलो और घर के अंदर चली जाओ, क्योंकि मेरा पति काफी ज्यादा बीमार रहा करता है और इसी वजह से मैं घर को लॉक करके नौकरी पर आया करती हूँ। तो यहाँ पर जो पुष्पा होती है उसके कहे अनुसार गमले को उठाती है और उसके नीचे यहाँ पर जो संगीता होती है उसके घर की चाबी रखी हुई थी और वह घर को खोलने के बाद उसके अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद जो पुष्पा होती है वह संगीता के पति को देखती है और वह अपनी मैम साहब के कहे अनुसार उसकी देख रेख में लग जाती है। थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर संगीता भी आ जाती है और संगीता आने के बाद उसको उसका काम और भी अच्छी तरह से समझा देती है और कहती है कि जब भी साहब तुम्हें बुलाएं तो उनकी देखरेख करना और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 6 महीने अब इन बातों को हो जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक बहुत कुछ बदल गया था। जो संगीता होती है वह बिल्कुल भी अपने पति के पास नहीं जाया करती है, पति उसे बार बार आवाज लगाता रहा करता, लेकिन पत्नी अपने कमरे में न जाने क्या किया करती है और वह अपने पति से अलग रहा करती है। पुष्पा अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करती है, जिसके लिए संगीता उसे सैलरी दिया करती है, लेकिन यहाँ पर पति से उसकी दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसका कारण यह था कि ऑफिस के अंदर एक लड़का जो कि उसके साथ
अच्छी तरह से बातें किया करता था और संगीता को अब उससे प्यार हो गया था। तो इसी वजह से वह अपने पति को अवॉइड करने लगती है और एक शाम को अचानक से जो संगीता होती है वह ऑफिस से आने के बाद अपना सामान पैक करने लगती है। और यहाँ पर जो पुष्पा होती है जब वह उससे पूछती है कि मैम साहब आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या, तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं पुष्पा, मैं तो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं क्योंकि मेरे पति की बीमारी अब मुझसे देखी नहीं जा रही। इस महीने की सैलरी मैंने तुम्हें दे दी है और इस महीने को कंप्लीट होने के बाद तुम भी इसे छोड़कर चली जाना और इसके घर वालों को खबर कर देना, वो अपने आप आकर देख लेंगे। अब यह बात सुनते ही पुष्पा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि अब तक जितने भी दिन उसने यहां पर काम किया है तो यहां पर जो नीरज होता है उसने बार बार अपनी पत्नी की बड़ाई पुष्पा के सामने की थी और उसको अपनी प्रेम कहानी के बारे में सुनाया था कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार किया करता हूं क्योंकि उसने गरीब होते हुए मुझे अपनाया और उसके जैसी औरत मुझे नहीं मिल सकती। लेकिन यहां पर संगीता उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी तो पुष्पा कहने लगती है कि मैम साहब मालिक तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं, फिर ऐसा आप क्यों कर रही हो। तो उसके बाद यहां पर जो संगीता होती है वह उसे साफ साफ बोल देती है, देखो पुष्पा ये तो अब ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अच्छी तरह से देखभाल करने पर यह ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 महीने हो गए हैं और अब तक बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो यह ठीक नहीं होगा तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे ऑफिस के अंदर एक लड़का है जिसका नाम विशाल है और वह मुझसे प्यार करने लगा है। 2 महीने पहले उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग में हैं, तो इसी वजह से मैं अपनी जिंदगी को उसके साथ बिताऊंगी और तुम ऐसा करना मेरे जाने के बाद अपने मालिक को यह बात बता देना क्योंकि मैं उसे यह बात नहीं बता सकती। ऐसा कहकर मालकिन वहां से निकल जाती है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो पुष्पा होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसने नीरज और संगीता की पूरी प्रेम कहानी सुन रखी थी और उसे पता था कि नीरज संगीता से कितना प्यार किया करता है। उसके बावजूद भी जो संगीता है उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है और यह बात उसे किस मुंह से बताए क्योंकि वह नहीं चाहती कि दूसरे का भरोसा टूटे। इसी बात को सोचकर जो संगीता होती है वह अपने कमरे में बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 10 से 11 बजते हैं तो उसी दौरान यहां पर जो नीरज होता है वह अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है पानी के लिए। वह संगीता संगीता कहकर कहता है कि संगीता मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लाकर दे दो और बहुत जोर से गला सूख रहा है, लेकिन संगीता घर के अंदर हो तो आए ना। इसके बाद पुष्पा कुछ देर तक तो चुपचाप रह जाती है, लेकिन जब नीरज बार बार आवाज लगाता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह किचन से पानी का गिलास भरकर सीधा नीरज के कमरे में पहुंच जाती है। अब जैसे नीरज पुष्पा को यहां पर देखता है तो पूछने लगता है कि संगीता नहीं है क्या, तो पुष्पा पहले तो उस पानी के गिलास को उसके सामने करती है, कहती है कि साहब ये पानी पी लो। इसके बाद जो नीरज होता है वह पानी तो पी लेता है, लेकिन फिर से पूछने लगता है कि पुष्पा तुम्हारी मालकिन कहां गई है। तो उसके बाद वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और आंखों में आंसू लाकर उसे पूरी बात बता देती है। जब नीरज ये पूरी बात सुनता है तो पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी पुष्पा कह रही थी वो बिल्कुल सत्य उसे प्रतीत हो रहा था क्योंकि 8 बजे के समथिंग उसने अपनी पत्नी की आवाज घर के अंदर से सुनी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं है, तो यह पूरी तरह से सच था। इसके बाद नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी जो पुष्पा होती है जैसे नीरज की आंखों में आंसू देखती है तो एकदम से उसके पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है कि मालिक आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगी और मैं अच्छी तरह से आपकी देखभाल करूंगी। अब इस बात को सुनकर नीरज जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे वो कहने लगता है कि पुष्पा ऐसा करो, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अगर मेरी पत्नी ही मेरा साथ छोड़ गई जिसको मैंने दिलो जान से प्यार किया था, फिर तुम मेरी वजह से क्यों परेशान होती हो। लेकिन तभी यहां पर जो पुष्पा होती है वो कहने लगती है कि नहीं मालिक ऐसी बात नहीं है, आपने अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया था और आपके साथ ऐसा बिल्कुल मैं होने नहीं दूंगी। आपके घर में मैं रहा करती हूं तो इसके बदले में मैं आपकी देखभाल कर दूंगी और जब आप ठीक हो जाओगे तो उसके बाद आप कहीं भी चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर यहां पर जो नीरज होता है वह चुपचाप रह जाता है और पुष्पा यहीं पर रहकर उसकी देखभाल करने लगती है। घर को चलाने के लिए वह इधर उधर दूसरों के घरों में काम किया करती और उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे रुपए आ जाया करते उन पैसों से मालिक की देखभाल किया करती और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 3 से 4 साल बीत जाते हैं। 3-4 साल के अंदर जो नीरज होता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जैसे वो ठीक होता है तो पुष्पा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि पुष्पा तुम्हारी वजह से आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं और अब के बाद तुम्हें किसी दूसरे के घर में काम करने की जरूरत नहीं होगी, मैं बाहर से पैसा कमाऊंगा और तुम आराम से घर के अंदर रहकर घर को चलाना। इस बात को सुनकर जो पुष्पा होती है वो कहने लगती है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, आप अब ठीक हो गए हो तो आप किसी से अपनी शादी कर लो और मैं तो अपने समय को ऐसे ही व्यतीत कर लूंगी। लेकिन तभी यहां पर जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि पुष्पा ये बात मैंने उसी दिन सोच ली थी जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई थी और तुमने मेरी देखभाल का जिम्मा उठाया था। जब मेरी देखभाल तुमने इतनी शिद्दत से की है तो मेरी दूसरी पत्नी बनने का हक तुम्हारा ही है और तुम्हारे सिवा किसी का भी नहीं है। आज से तुम घर के अंदर आराम से रहोगी और मैं तुमसे दूसरी शादी करूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे समझकर पालूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी खासे पैसे कमा लूंगा और तुम आराम से घर के अंदर रहना। इस बात को सुनकर पुष्पा पहले तो मना करती है कि साहब लोग
लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन यहां पर जो नीरज होता है वो कह देता है कि लोगों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं जब से तुमने मेरी देखभाल की है और मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। इसके बाद पुष्पा भी मान जाती है और नीरज और पुष्पा दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और उसी घर के अंदर अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। आज तक भी जो पुष्पा और नीरज होते हैं वो दोनों एक साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और एक पति पत्नी की तरह घर के अंदर रहा करते हैं, लेकिन संगीता की कोई खास खबर उनके पास नहीं है और ना ही नीरज ने कभी संगीता के बारे में जानने की कोशिश की है। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।